दो अमीर और एक गरीब बहू पर ठंड का कहर। कंधे पर स्कूल बस्ता टांगे ठंड से ठिठुरती हुई पिंकी और राजू घर में दस्तक देती हैं। गरिमा रसोई घर का रुख ही कर रही थी कि बच्चों को देखकर रुक जाती है। अरे राजू, पिंकी, तुम दोनों इतनी सुबह सवेर स्कूल से लौट आए? माँ, मैं और राजू भैया को बिन स्वेटर में देखकर टीचर ने हमें कक्षा में बैठने नहीं दिया। हाँ माँ, टीचर ने हमें कक्षा से बाहर कड़कते कोहरे भरे मैदान में खड़ा कर दिया था। हमसे ठंड बर्दाश्त नहीं हुई तो हम घर लौट आए। दोनों बच्चे अपनी आप बीती बताते हुए ठंड से थरथर कांप रहे थे। वह गरीब बहू डबडबाई आंखों से उन्हें देख रही थी। बच्चों, तुम कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए टमाटर का सूप लेकर आती हूँ, उससे तुम दोनों को गर्माहट मिलेगी। गरिमा झटपट से रसोई घर में आकर कुछ टमाटर धोकर उन्हें काटने बैठती है। तभी वहाँ उसकी सास त्रिवेणी आकर उसे रोकते हुए कहती है, अरे लाडो रानी, इतने सारे टमाटर किस खुशी में काटने जा रही है? माँ जी, राजू और पिंकी ठंड से ठिठुर रहे हैं, उन्हीं के खातिर सूप बना रही हूँ। आहा, गरीबों के गढ़ से आई है, तुझको ये रईसपना रास नहीं आने वाला, समझी? ये महंगे टमाटर मैंने तेरे दो अनमोल रत्नों के लिए नहीं मंगवाए, समझी? चुपचाप से इनको फ्रिज में रखकर मेरे लिए अदरक इलायची की कड़क चाय बना। ये सुनकर बेचारी गरीब बहू बोलती भी क्या। वह बिना कोई जवाब दिए जल्दी से चाय बनाकर हॉल में आती है, जहाँ उसकी अमीर जेठानी न्यासा और इशिता बैठी होती है। माँ जी, जेठानी जी, ये लीजिए चाय। ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता जब त्रिवेणी गरीब बहू की बनाई खान पान में नुस्ख ना निकाले। पर उस दिन वह बड़ाई करती हुई कहती है, वाह क्या बात है, आज तो मेरी गरीब बहू के हाथों ने गलती से जबरदस्त चाय बनाई है। जाड़े के मौसम में मजा ही आ गया। गनीमत है कि माँ जी का मिजाज अभी ठीक है। माँ जी के आगे बच्चों के स्वेटर की बात रखने का इससे बेहतर दूजा मौका नहीं मिलेगा। माँ जी, जाड़े का महीना जोरों पर है। अब तो राजू और पिंकी के टीचरों ने भी उन्हें स्वेटर के लिए टोकना शुरू कर दिया है। बेहतर होता जो आप बच्चों के लिए एक आधा स्वेटर खरीद देती। हाँ, क्यों नहीं मेरी गरीब बहू, तू बोल तो तेरे और तेरे बच्चों के लिए पूरा बिग बाजार खरीद लेती हूँ। अरे नासपीटी, मेरे पास क्या नोटों के पुलिंदे बंधे हैं? तेरे गरीब बाप ने तो दहेज के दाम में एक खोटा सिक्का भी नहीं दिया। जो है वही पहना अपने बेढंगे बच्चों को, समझी? माँ जी, मैं तो जैसे तैसे इस जाड़े के कहर को काट रही हूँ। मेरे बच्चों पर थोड़ा तो तरस खाइए। गरिमा, पिछले साल ही तो मैंने राजू के लिए अपने बेटे रोमिल के देह के 2 पुराना स्वेटर दिया था। जेठानी जी, आपने जो स्वेटर दिया था वह ब्रश की मार झेलकर इस हद तक घिस गए थे कि कुछ ही दिनों में उनके चिथड़े हो गए। उस गरीब बहू के लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद भी त्रिवेणी पर एक तिनके का भी असर नहीं होता। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, जाड़े का महीना जोरों पर पहुंच जाता है। दोनों बच्चे फटा पुराना सा स्वेटर पहनकर स्कूल रवाना हो जाते हैं। चारों ओर सर्दी का भयंकर कोहरा छाया होता है, जो कहर बनकर गरीब बहू के दोनों बच्चों पर फूट रहा था, जिस कारण बेचारे बच्चे कपकपाने लगते हैं। ये देखकर अमीर बहू के रईस बच्चे गुड़िया और रोमिल ठहाके मार के ठंड में ठिठुरते बच्चों की हंसी उड़ाने लगते हैं। अरे देख देख गुड़िया, ये दोनों गरीब भाई बहन कैसे ठंड में ठुमके लगा रहे हैं। रोमिल, गुड़िया, हम दोनों को छाते में आने दो, तुम्हारे पास तो ये गर्म स्वेटर भी है। अरे तो क्या हमारा गर्म स्वेटर तुम दोनों गरीब के लिए थोड़ी है? खबरदार जो हमारी छतरी छूने की कोशिश भी की तो। एकाएक मौसम बेहद बिगड़ जाता है, जिसके साथ जाड़े की सर्द लहरों की गति दोनों गरीब बच्चों के फटे हुए स्वेटर को छेद कर भीतर आती है। उस पर कड़कती हुई बिजली सर्दी के कहर को 2 गुना बढ़ा देती है। हे भगवान, ये सर्दी तो दिन दहाड़े ही भयंकर रुख किए बैठी है। इतनी देर हो गई, बच्चे भी घर नहीं लौटे। मुझे ही जाकर देखना होगा। माँ जी, देखिए सर्दी का मौसम कितना सुहाना हो रहा है। ऐसे में अगर गर्मा गर्म चाय और पकौड़े मिल जाते तो मौसम का मजा ही आ जाता। इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी तुम्हारी फरमाइश फौरन पूरी किए देती हूँ। अभी वह गरीब बहू बाहर पांव रखने वाली थी कि सास का फरमान जारी हो जाता है। अरे ओ गरीब की बेटी, कहाँ मटकने जा रही है? माँ जी, बाहर बहुत जोरों की सर्दी पड़ रही है। जाने मेरे दोनों बच्चे किन हालातों में सर्दी का कहर सहन कर रहे होंगे। भाभी, आप दोनों को बच्चों की चिंता नहीं हो रही क्या? हमें क्यों बच्चों की चिंता सताने लगी? लाखों खर्च करके बच्चों के लिए सर्दी के कपड़े लत्ते जो मंगवाए हैं। एकदम खरी बात कही आपने भाभी। आखिरकार वह सर्दी के कोट
जैकेट इतने महंगे भी तो हैं, टेम्परेचर 0 डिग्री भी हो जाए या जाड़े की बर्फबारी भी होने लगे तब भी हमारे बच्चों का बाल भी बाका नहीं होगा। माँ जी, मेरे बच्चों के पास तो जाड़े से बचने का कोई जुगाड़ नहीं, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। अरे बंद कर अपनी ये माँ की ममता। अरे ऐसा भी सर्दी का कौन सा कहर ढा रही है, बर्फबारी का पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा तेरे बच्चों पर। चुपचाप से जाकर चाय और पकौड़े बना। रसोई घर में काम कर रही गरीब बहू अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी। तभी सांझ की बेला बीतने के साथ उसके बच्चे ठंड से ठिठुरते हुए बीमार अवस्था में घर आते हैं। माँ, आप कहाँ हो? आवाज सुनकर गरीब बहू भागती हुई अपने बच्चों को गले लगाती है। कहाँ रह गए थे मेरे बच्चों? जानते हो सर्दी के कहर को देखकर डर के मारे मेरा मन कितना कच्चा हो गया था। लो भाई, भारत मिलाप शुरू हो गया। अरे तुम दोनों का शरीर तो बुखार से तप रहा है। अरे ओ करमजली, पकौड़े कहाँ हैं? माँ जी, आप इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हैं? यहाँ मेरे बच्चे तेज बुखार से तप रहे हैं और आप तीनों को चाय पकौड़ों की पड़ी है। आहा, ज्यादा बड़बोली बहू बनने की कोशिश मत कर। पहले मुझे और मेरी बहू और मेरे दोनों पोते पोती को पकौड़े परोस, फिर लुटाती रहिए अपने बेढंगे बच्चों पर प्यार। पकौड़े परोसने के बाद गरीब बहू अपने बच्चों को बिस्तर पर लिटाकर उनके हाथ पांव सहलाने लगती है। हे भगवान, सभी खिड़की दरवाजे भी बंद हैं, बावजूद इसके मेरे बच्चों का थरथराना नहीं थम रहा। इस पर गरिमा दौड़ती हुई अपनी सास के पास जाती है, जहां उसे छोड़ सभी जन शॉल स्वेटर ओढ़े आग सेकते हुए गजक पट्टी और मूंगफली के मजे लूट रहे थे। माँ जी, मेरे बच्चों की सेहत बिगड़ती जा रही है, दवाई के बगैर बात नहीं बनेगी, कुछ पैसे दे दीजिए। तेरे बच्चों की दवाइयों के दाम के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, चल भाग यहाँ से। फिर गरिमा दौड़ती हुई अपने बच्चों के पास आकर सर्दी की सारी रात जागकर उनकी सेवा टहल करती है। कभी वह उन्हें काढ़ा देती तो कभी भाप। भगवान ने बच्चों को बीमारी के बिछौने को पलटकर उस गरीब बहू पर दया दिखाई, मगर ईश्वर का कोप त्रिवेणी पर सर्दी का कहर बनकर टूट पड़ा। वह बेतहाशा बीमार हो गई। ऐसे में उसकी अमीर बहुओं ने गिरगिट की तरह रंग बदल लिए और गरीब बहू और उसके बच्चे ही उसका गढ़ बनकर खड़े हुए। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। बच्चों, दादी का ख्याल रखो, मैं उनके लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ। ठीक है माँ। पिंकी, तू दादी के पाँव दबा, मैं दादी को पट्टी देता हूँ ताकि बुखार न बढ़े। कुछ देर बाद, ये लीजिए, ये गर्मा गर्म काढ़ा पीजिए, ये बेहद लाभकारी होगा। इस तरह गरीब बहू और उसके बच्चों की बदौलत अगली सुबह तक त्रिवेणी का बुखार उतर जाता है, मगर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही छवि उभर रही थी कि कैसे उसने सर्दी के कहर में अपनी गरीब बहू और उसके बच्चों पर क्रूरता की। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने इस सर्दी के कहर में तुझ पर कोड़े बरसाए, बावजूद इसके तूने आज इस जाड़े से मेरी जान बचाई। वही मैंने जिन बहू के लिए अपनी जान निछावर करी, उन्होंने मेरे तरफ मुड़कर भी कभी नहीं देखा। मैं कितनी बदकिस्मत सास और दादी हूँ। मुझे अपने पोता पोती से प्यार करना चाहिए था, तो उस समय मैंने अपने पोता पोती को ठोकर मारी। मुझे माफ कर दो तुम लोग, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का एहसास है। माँ जी, शांत हो जाइए, जो हुआ उसे भूल जाइए। मेरे दिल में आपका दर्जा जितना पहले था उतना ही आज भी है। त्रिवेणी अपने पोते और पोती को गले लगाती है। उस घड़ी उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहते ही जा रहे थे। उस दिन से त्रिवेणी अपने पोता पोती और बहू के साथ हंसी खुशी रहने लगती है और फिर किसी में भेदभाव नहीं करती थी। जब देखो यहाँ से वहाँ घूमती रहती है। अरे इन्हें तो कोई काम भी नहीं दिखाई देता। इतनी सर्दी है और मुझे इतनी सर्दी में इन्हें अब ढूंढ कर लाना होगा। रूपा अपनी जैकेट पहनकर कमरे से बाहर निकलती है और जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। माँ जी, माँ जी, अरे कहाँ पर हो आप? सुबह से ये टाइम हो गया, अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया गया तुमसे। अरे अभी तक सो रही हो क्या? तभी बेचारी शकुंतला ठंड में कांपते हुए रूपा के पास आती है और उससे कहती है, बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बस दवाई खाकर आराम कर रही थी। ओहो, देखो तो जरा, महारानी के कितने बहाने हैं। अरे जब देखो दवाई खाती रहती हो, जब देखो आराम करती रहती हो, कभी थोड़ा काम भी कर लिया करो। बहू, घर के सारे काम तो मैं ही करती हूँ। हाँ हाँ, तो कौन सा मुझ पर कोई एहसान करती हूँ। जाओ रसोई में देखो कितने सारे बर्तन इकट्ठे हो चुके, जाकर उन्हें धो लो और मेरे लिए नाश्ता भी बना देना। ठीक है बहू, धो लेती हूँ, लेकिन मुझे पानी गर्म करने वाली रॉड दे दे ताकि मैं गर्म पानी करके बर्तन धो लूँ। पानी बहुत ठंडा है, मेरे हाथ सुन्न हो जाते हैं ठंडे पानी में। अच्छा, तो अब गर्म पानी से तुम्हें बर्तन धोने हैं? अरे बिजली का बिल तुम भरती हो क्या? वो कौन भरेगा? देखो मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं सारा पैसा बिजली के बिल में लगा दूं। चुपचाप जाकर ठंडे पानी से ही बर्तन धो लो।
बेचारी शकुंतला चुपचाप जाकर ठंडे पानी से ही बर्तन धोने लगती है। ठंडे पानी में बर्तन धोने की वजह से उसका पूरा शरीर गर्म हो जाता है और उसे बुखार चढ़ जाता है, जिसके बाद वो आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है और अपने बेटे को याद करने लगती है। बेटा कहाँ है तू? मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। जब से तू विदेश गया है तू तो अपनी माँ को भूल ही गया है। आज अगर तू यहाँ होता तो तेरी माँ के ऊपर इतना अत्याचार ना होता बेटा। बेचारी शकुंतला अपने बेटे की तस्वीर को देखकर रोने लगती है, जिसके बाद वो रोते हुए रूपा के पास जाती है और उससे कहती है, बहू, कई महीने हो गए हैं मुझे अपने बेटे से बात किए हुए। एक कॉल लगाकर मेरी बात मेरे बेटे से करवा दे। क्या कहा? तुम्हें तुम्हारे बेटे से बात करनी है? अरे वो क्या वहाँ पर फालतू में बैठे हैं जो तुमसे बात करेंगे? अरे 2 रोटी चुपचाप खाई नहीं जा रही क्या तुमसे इस घर के अंदर? रूपा फिर से अपनी सास को जली कटी बातें सुनाती है, जिसके बाद बेचारी शकुंतला चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम होते होते रूपा अपने कमरे में रजाई के अंदर घुसकर शकुंतला को आवाज लगाने लगती है, माँ जी, माँ जी, अरे कहाँ हो आप? जरा यहाँ आओ मेरे कमरे में। रूपा की एक आवाज पर बेचारी शकुंतला बुखार में भी दौड़ती हुई रूपा के कमरे में आ जाती। हाँ बहू, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? अरे परेशानी क्या होनी है, शाम हो गई है, क्या तुम्हें अभी तक खाना बनाने की सूझबूझ नहीं आई है? बहू, मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, मैं खाना कैसे बनाऊंगी? तभी रूपा गुस्से से उठती है और अपनी सास के बाल पकड़ लेती है। देख बुढ़िया, अगर तुझे इस घर के अंदर रहना है तो इस घर के काम भी तुझे ही करने पड़ेंगे, नहीं तो मैं तुझे घर से लात मार कर भगा दूंगी। फिर ठंड में इधर उधर सड़क पर पड़ी रहना। अरे मर भी गई तो कुत्ते भी तुझे नहीं पूछेंगे। ये सुनने के बाद बेचारी शकुंतला रोने लगती है और रोते हुए बुखार में भी रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। खाना बनाते बनाते वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही रूपा रसोई में आती है, वो अपनी सास को बेहोश देखकर खुद से कहती है, हे भगवान, कहीं ये बुढ़िया मर तो नहीं गई? मेरे पास तो इसके कफन के लिए भी पैसे नहीं है, क्या करूं अब इसका? रूपा सर्दी में बेचारी शकुंतला को उठाकर अपनी कार में डाल देती है, जिसके बाद वो उसे एक सरकारी हॉस्पिटल के बाहर ले जाकर छोड़ देती है। रात भर बेचारी शकुंतला बुखार में वहीं तड़प रही होती है। तभी एक आदमी की नजर उसके ऊपर पड़ती है और वे उसे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करा देते हैं, जिसके बाद डॉक्टर शकुंतला का चेकअप करते हैं और उस आदमी से कहते हैं, अच्छा हुआ आप सही समय पर इस बूढ़ी औरत को यहाँ पर ले आई, नहीं तो इस बुखार के चलते इस बेचारी की तो मृत्यु ही हो जाती। फिलहाल तो पेशेंट खतरे से बाहर है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। पता नहीं कौन है, कैसी है, इस बेचारी का कोई इस दुनिया में है ही या नहीं। अब तो इसके होश आने पर ही पता चलेगा। बेचारा वो आदमी हॉस्पिटल की फीस भरकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद जब शकुंतला को होश आ जाता है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल के अंदर देखती है। अरे मुझे यहाँ कौन लेकर आया? शकुंतला सबसे पूछती है, लेकिन उसे कोई नहीं बताता, जिसके बाद शकुंतला अपने मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मैं तो खाना बना रही थी, अगर मैंने समय से खाना नहीं बनाया तो रूपा मुझे घर से निकाल देगी। ऐसा सोचकर बेचारी शकुंतला ठंड में ठिठुरते हुए वापस अपने घर पहुंच जाती है। जैसे ही रूपा उसे देखती है, वो गुस्से से उससे कहती है, आ गई महारानी। अरे कल रात कहाँ चली गई थी? शकुंतला को कुछ भी याद नहीं होता, जिसके बाद वो अपनी बहू से कहती है, बहू, मुझे नहीं पता मैं यहाँ से हॉस्पिटल कैसे पहुँची, मुझे माफ कर दे, मैं अभी खाना बना देती हूँ। अरे खाना वाना मैंने सब बना लिया, एक काम करो, जाओ रसोई में जाकर बर्तन धो लो। बेचारी शकुंतला चुपचाप जाकर बर्तन धोने लगती है। शकुंतला के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, जिसकी वजह से वो अपनी बहू के इतने अत्याचारों को सहन कर रही थी। वो सिर्फ एक ही उम्मीद में थी, मेरा बेटा विक्रम जब आएगा तो सब कुछ ठीक कर देगा। ऐसा सोचकर वो रोज रोज जी रही थी और हर रोज अपने बेटे के आने का इंतजार करती रहती थी। वहीं दूसरी तरफ जब भी वो अपनी बहू रूपा से अपने बेटे से बात करने के लिए कहती, तो रूपा उसकी बात भी नहीं कर पाया करती थी। एक दिन बहुत तेज ठंड होती है और इतनी ठंड में हल्की हल्की बारिश भी होने लगती है। उसी समय रूपा अपनी सास शकुंतला से कहती है, अरे माँ जी देखो, सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, जाओ सबसे पहले कपड़े धो लो, नहीं तो बारिश तेज हो जाएगी। लेकिन बहू, मैं बारिश में कपड़े कैसे धोऊंगी? अगर बारिश में कपड़े धोऊंगी तो मैं पूरी भीग जाऊंगी और मुझे सर्दी लग जाएगी। जब देखो काम चोरी करती रहती हो, अगर अभी के अभी कपड़े धोने नहीं गई तो मैं तुम्हारा सारा सामान बांधकर तुम्हें यहाँ से रफा दफा कर दूंगी। ना चाहते हुए भी शकुंतला को ठंड में आंगन में बैठकर कपड़े धोने पड़ते हैं। हल्की हल्की बूंदें शकुंतला के ऊपर पड़ रही थीं। बेचारी इतनी ठंड में कपड़े धोते धोते सुन्न पड़ जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है।
जिसके बाद रूपा उसे बेहोश देख अपने आप से कहती है, ये लो जी, ये तो फिर से बेहोश हो गई। एक काम करती हूँ, आज तो इसका कल्याण ही कर देती हूँ। आज तो मैं इस बुढ़िया को जिंदा ही दफना दूंगी। रूपा देखते ही देखते वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद देती है, जिसके बाद वो अपनी जिंदा सास को उसमें दफनाने जा ही रही होती है कि तभी वहां शकुंतला का बेटा विक्रम आ जाता है और उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। रुक जाओ, ये तुम मेरी माँ के साथ क्या कर रही हो? विक्रम शकुंतला को जैसे ही देखता है, शकुंतला की सांसें चल रही होती हैं, जिसके बाद वो गुस्से से रूपा को एक जोरदार तमाचा मारता है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को जिंदा दफनाने की? विक्रम तुरंत अपनी माँ को घर के अंदर लेकर जाता है और उन्हें बिस्तर पर लिटा देता है, जिसके बाद वो किसी तरह अपनी माँ को होश में लाता है। जैसे ही शकुंतला होश में आती है, वो अपने बेटे को अपनी बहू की सारी करतूतें बताती है, जिसे सुनने के बाद विक्रम अपनी पत्नी के खिलाफ कंप्लेन लिखवा देता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है और वो अपनी पत्नी रूपा से तलाक भी ले लेता है। उस दिन के बाद से विक्रम अपनी माँ शकुंतला का अच्छे से ख्याल रखता है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है। भारत में बाल विवाह का प्रचलन सदियों से चला आ रहा है। आज भी कई गांव-गढ़ में बाल विवाह बड़े ही जोरों पर है। ऐसा ही एक गांव है जोधपुर, जहां किशोरी होने से पहले लड़कियों का बाल विवाह कर दिया जाता है। अलका उस गांव की एक पढ़ी लिखी शिक्षिका है। तो बच्चों, आज के पाठ में हमने क्या सीखा? हमें जुर्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, तभी ये बाल विवाह बंद होगा। सभी को इस बात पर अमल करने की जरूरत है। इसके बाद स्कूल की बेल बज जाती है और सभी लड़कियां अपना अपना बस्ता टांगे घर लौट आती हैं। कृतिका भी उन्हीं में से एक थी। माँ की मौत के बाद उसके पिता विमल ने रज्जो से दूजा ब्याह रचाया था। उस रोज जब कृतिका घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके घर पर कुछ लोग बैठे हैं। मेज पर नाश्ता सजा हुआ है। माँ, बापू, मैं घर आ गई। ये सब लोग कौन हैं? ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत को नहीं। चल छोरी, मारे साथ चल। कृतिका की सौतेली माँ रज्जू बड़ी ही बेरहमी से उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में लाकर पटक देती है। माँ, मेरी बाह छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। मारे धोरे नाटक ना कर, जल्दी से ये लत्ते पहन ले और बाहर आ जा। समझ गई तन्ने? देखन रिश्ते वाले आए हैं तन्ने। बिल्कुल भी नहीं माँ, मैं तो सिर्फ 12 बरस की हूँ। मास्टरनी जी ने मुझे समझाया था, ब्याह की सही उम्र 18 बरस के पार है। बाल विवाह कानूनी अपराध है। कृतिका की बातें सुनकर रज्जो ताव में आकर बेरहमी से उस बच्ची के बाल पकड़कर दांत पीसती हुई कहती है, थारी भली होवे, 4 अक्षर क्या पढ़ लिए? बहुत जुबान चले है थारी। चल जल्दी से या पहर कर बाहर आ, मने रिस न दिला, नाते फेर धारी खैर कोनी। रज्जो के खौफ से झुंझला कर कृतिका फौरन सूट सलवार पहनकर बाहर आती है, जहां बैठा लोभी विमल 65 साल के किशोर से हाथ जोड़कर पूछता है, बताइए सरकार, के विचार से? छोरी तो घनी चौकी से 10 लाख दाम ले। ऐसा कहते हुए बूढ़ा व्यक्ति पैसे से भरी पेटी लालची विमल की ओर बढ़ा देता है और इस तरह विमल अपनी बेटी का सौदा कर देता है। कल अपनी छोरी ने तैयार रखी है, बारात के संग मंडप में मुलाकात होगी। उसकी जाते ही कृतिका अपने पिता से पूछती है, बापू, अभी मैं सिर्फ 12 साल की हूँ और आप मेरी शादी एक 65 साल के बुढ़े इंसान से कर रहे हैं। क्या हो गया है आपको? ब्याह के नाम पर आप मुझे पैसों के लिए बेच रहे हैं। अरे चुप कर छोरी, तू के जाने पूरे जोधपुर में इनका दबदबा से। अरे राज भोगेगी तू। आजकल ऐसे रिश्ते दिया बाती लेकर खोजने से भी न मिलेंगे। कृतिका की नन्ही आंखों में शिक्षा अभी अपना आयाम ले ही रही थी कि बाल विवाह ने उसे बड़ा बिखराव दे दिया। रात के सन्नाटे में उस बच्ची की सिसकियां पूरे घर में गूंज रही थी। उस बच्ची के मन में एक ही अरमान था कि काश वक्त यहीं ठहर जाए। सारी रात उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहते हैं और उसकी सौतेली माँ रज्जो उसे दुल्हन का लिबास पहनाकर उसे मंडप में ले आती है, जहाँ उसके बगल में बुढ़ा किशोर बैठा था। अभी दोनों के फेरे ही पड़ रहे होते हैं कि स्कूल की शिक्षिका अलका वहाँ आ जाती है। रुक जाइए, अरे मती मारी गई है क्या आप लोगों की, जो पढ़ने लिखने की उम्र में इस बच्ची का बाल विवाह करवा रहे हैं, वो भी एक अधेड़ उम्र के इंसान से। देखो मास्टरनी जी, जे मारा आपसी मामला से तुम बीच में न पड़ो। सही वक्त पर बेटियां का ब्याह कर देना ही माँ बाप की जिम्मेदारी होती है।
और फिर राणा सा जयपुर के अमीर इंसान हैं। शान शौकत की कोई कमी घटी नहीं। इनके घराने में इनके नाम का सिंदूर हमारी लाडो के मांग में पड़ना तो सुनहरा सौभाग्य से। अरे ये सौभाग्य नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी के लिए बड़ा अभिशाप है। गौर से देखो इसकी दशा। बाल विवाह के चलते एक ही दिन में कृतिका कैसे काठ की पुतली जैसी बेजान पड़ गई है। अरे ओ मैडम, ये शादी तो को नहीं रुकने वाली। चल निकल ले यहाँ से। देख लो तुम सब भाई बहनों, यहाँ मास्टरनी ते मंथराई करने में आगे है। रज्जू की चिकनी चुपड़ी चाल में आकर पूरा गांव अलका का बहिष्कार करने लगता है और आखिरकार अलका असफल रहती है और इस तरह कृतिका की शादी एक अधेड़ उम्र के शख्स के साथ कर दी जाती है। और रज्जू कहती है, मारी बात कान खोलकर सुन छोरी, जैसा राणा सा कहे वैसा करना। अब से यही तेरा संसार और सुहाग है, समझी? जा। इस तरह बाल विवाह के साथ बेतुकी बंदिशों में बांधकर दोनों दंपत्ति कृतिका का बाल विवाह करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। कृतिका अपने ससुराल आती है। शादी की रात वो डरी सहमी हुई ब्याह के बिछावन पर बैठी होती है। तभी बूढ़ा किशोर उसकी ओर बढ़ता है। आजा मेरी गुड़ की डली, अरे मेरी कमसिन कली आजा। अरे मैं तेरा पति परमेश्वर हूँ। नहीं, मेरे पास मत आओ, मैं कहती हूँ दूर रहो मुझसे। अरे दूर रहने के लिए थोड़ी तेरे बाप को 10 लाख का दान दिया है। चल अब ज्यादा नखरे न कर, चुपचाप से मान जा, वरना मुझे दूसरे पैंतरे भी आते हैं। इस तरह बूढ़ा किशोर लालची लोमड़ी की तरह कृतिका को अपने हवस का कौर बनाता है और उसकी चीख 4 दीवारी में कैद होकर रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसके माता पिता सुख की जिंदगी बिता रहे थे। अभी उस मासूम के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि उस सुहागन की मांग महीने भर के भीतर ही उजड़ जाती है। जिस कृतिका को रंगों से बेहद लगाव था, अधेड़ उम्र के इंसान से बाल विवाह कर दिए जाने के चलते अब उसकी जिंदगी सफेद रंग में सिमट कर रह गई। आखिरकार बाल विवाह उस बच्ची के जीवन के लिए अभिशाप बन बैठा। उसे इस दुख से बाहर निकलने में महीनों का मंजर बीत गया और वो अपने घर लौट आई। अरे छोरी, तू अटेके कर रही है? माँ, बापू, आपने इसलिए मेरा बाल विवाह किया था ना कि मैं सुख से अपने ससुराल रह सकूं? तो फिर क्यों मेरी जिंदगी सफेद रंग में सिमट गई? थारी बली होवे, एक तो अपने सुहाग को खा गई बैरन, ऊपर से हमारे घर पर मूंग दलने चली आई। देख ले छोरी, ब्याह के बाद लड़की का असली घर उसका सासरा हो। वैसे अपने घर लौट जा, जेही थारे और महारे खातिर भला से। कृतिका के मन में जल रहा आस का दिया भी सौतेली माँ की दुत्कार के साथ बुझ जाता है। चलते हुए उसके पांव पत्थर से ठेस लगकर जमीन पर बैठ जाती है और अलका अपना हाथ बढ़ाती है, जिसे देखकर उसके भीतर बसा दर्द आंखों से छलक जाता है। मास्टरनी जी, मेरे सपने चूर हो गए। बाल विवाह ने मेरे जीवन को झकझोर कर रख दिया। वो 16 सिंगार मेरे लिए अभिशाप बन गया है। कृतिका, जो हुआ उसमें तुम्हारा दोष नहीं। अपने कलेजे को काठ का बनाओ ताकि कोई तुम्हें बाल विवाह की कठपुतली ना बनाए। अलका की बात सुनकर कृतिका बाल विवाह की बेड़ियों के बंधन को तोड़कर पहले की तरह पढ़ने लिखने लगती है। इस बीच कई बरस बीत जाते हैं। कृतिका 18 साल की हो जाती है और अलका कहती है, कृतिका, बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात है बेटा, कि मेरा बेटा रवि तुमसे शादी करना चाहता है। शादी का नाम सुनकर कृतिका की रूह सिहर उठती है और वो कहती है, मास्टरनी जी, शादी का सफर मेरे लिए कांटों सा रहा था। मैं बाल विवाह के अभिशाप को भूल नहीं पाई हूँ। मेरे जीवन का अब एक ही मकसद है, इस गांव कड़ की मासूम लड़कियों को बाल विवाह का कौर होने से रोकने में मैं अपने जीवन को लगाना, ताकि मेरी तरह उनके पाँव में बाल विवाह की बेड़ियां न पड़ने पाए। कृतिका, एक शिक्षिका से पहले मैं एक औरत भी हूँ। याद रखना, सच्चा संबंध समय के साथ हर जख्म को भर जाता है। एक बार अपने दिल से सोचो, मुझे और मेरे बेटे को तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। अलका की सूझबूझ भरी बातें सुनकर कृतिका कई रोज तक सोचती है और आखिरकार वो बचपन में हुई बाल विवाह की बेड़ियों को काट कर रवि से शादी करके अपने जीवन में आगे बढ़ जाती है। मगर आज भी जाने कितने ही गांव गढ़ में लगातार लड़कियां कच्ची उम्र में बाल विवाह का कौर हो रही हैं। आइए आज हम भूत और चुड़ैलों की दुनिया में चलते हैं, जहां गोरे और काले चुड़ैल टीचर और बच्चों में अक्सर भीषण लड़ाइयां हुआ करती थी। काली चुड़ैल माया अपने काले स्टूडेंट्स को क्लासरूम में पढ़ा रही थी।
तुम्हें कहा था ना, आज तुम्हारा ओरल टेस्ट लूंगी। पोएम याद करके आए हो या नहीं? मोनिशा, चलो तुम सुनाओ। Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open your mouth, ha ha ha. वेरी गुड मोनिशा बेटा। सब बच्चे क्लैपिंग करो। नेक्स्ट पोएम कौन सुनाएगा? मैम मैं। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। चलो, वेरी गुड राहुल, तुम भी बहुत अच्छे हो। ऐसे ही सब बच्चे मन लगा कर पढ़ा करो और तुम्हारे यही मार्क्स गोरी चुड़ैल के गोरे बच्चों को भी हरा देंगे और फिर मेरी और मेरे काले बच्चे यानी तुम्हारी वाहवाही होगी। मैम, आप चिंता मत कीजिए, हम सब बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और उन भूतिया गोरे बच्चों को हरा देंगे। जब वो ये सब बात कर रही थी तभी गोरी चुड़ैल अपने बच्चों को एक लाइन में लेकर आती है और हंसते हुए कहती है, कर लिया तुमने अपने बच्चों को मोटिवेट, लेकिन मेरी बात भी सुन लो। मेरे बच्चे तुमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। सिर्फ शक्ल से अच्छे नहीं बल्कि पढ़ाई में भी अव्वल है। मैं रोज इनसे टेस्ट लेती हूँ। मजाल है कि मेरे बच्चों को सिलेबस का एक सवाल ना आता हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लास में इस तरह से आने की और हमारी बातें सुनने की? और अगर तुम्हारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं तो मेरे बच्चे भी बेहतरीन हैं और तुम्हारे से ज्यादा अच्छी पढ़ाई मैं करवा रही हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारी कोई बात सुनने के लिए नहीं आई हूँ। प्रिंसिपल मैडम मेरे रूम में पेंट करवा रही है, इसीलिए मुझे तुम्हारे बच्चों के साथ मर्ज करके बैठना होगा और एक साथ पढ़ाना भी होगा। व्हाट? हम दो टीचर दो क्लास को एक साथ कैसे पढ़ाएंगे? मुझे पॉसिबल नहीं लगता। आई थिंक तुम डर गई हो अपने बच्चों को लेकर कि मेरे बच्चे तुमसे ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं, मुझे तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई को लेकर कोई डर नहीं है। ये सिर्फ इसलिए बोला था कि क्लास डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है एक साथ पढ़ाई करना। लगता है तुम्हारा दिमाग थोड़ा कमजोर है। दिमाग लगाओगी तो एक टाइम में बच्चों को मैं पढ़ा लूंगी, दूसरे सब्जेक्ट तुम पढ़ा लेना, क्योंकि सिलेबस तो सेम है ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, फिर ऐसे कर लेते हैं हम। तभी दो लाइन में काले बच्चे बैठते हैं और दो लाइन में गोरे बच्चे बैठते हैं और तभी विहान नकुल को धक्का मारकर डेस्क से गिरा देता है। अरे तमीज नहीं है क्या बैठने की, जो मुझे गिरा रहा है? चुप कर काले कौए, तू ज्यादा सीट लेकर बैठा हुआ है और अपनी लाइन में जा। मैं क्यों जाऊं? तू जाना, वैसे भी तू हमारी क्लास में आया है, अंग्रेज की औलाद। प्रिंसिपल मैडम ने हमें इधर बिठाया है, इसलिए ज्यादा बोल मत, वरना क्या हमारे क्लास में क्या हमें मारेगा? ये बोलते ही नकुल विहान को 2-3 घूंसे मारता है तो विहान भी पलटकर उसे मारता है। दोनों में भीषण लड़ाई हो जाती है, जिससे नकुल के पीछे बैठी गोरी लड़की शिवांगी कहती है, मैम ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं। नकुल ने विहान को 2 घूंसे मारे, देख रही हो माया। अभी मुझे तुम्हारी क्लास में आए हुए सिर्फ 10 मिनट हुए, तुम्हारे काले बच्चे ने मेरे गोरे बच्चे पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। यही तमीज सिखाया है तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की? तुम्हारे गोरे बच्चे जैसे कि बड़े शरीफ हैं। तुम्हारे बच्चे ने कुछ बोला होगा तभी तो नकुल ने उस पर हाथ उठाया। विहान, हाथ ऊपर कर लो अपने। तुम मेरे बच्चों को पनिश कर रही हो तो मैं भी करूंगी। नकुल, मुर्गा बन जाओ। पर मैम, इसने मुझे धक्का मारा था, आप इसे कुछ नहीं बोल रही हो। जस्ट शट अप, ओके? और बाकी बच्चों को तुम दोनों बच्चे डिस्टर्ब मत करो, खड़े रहो ऐसे ही। दोनों को सजा देने के बाद दोनों चुड़ैलें अपने बाकी बच्चों को पढ़ाने लगती है। 2-4 दिन बीत जाते हैं
कुछ ना कुछ आनाकानी गोरे काले बच्चों में भी हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ काया माया चुड़ैलों के बीच भी हो रही थी। एक हफ्ते बाद बच्चों के एग्जाम आने वाले थे। तभी माया चुड़ैल कहती है, बच्चों, तुम सब अच्छे से पढ़ तो रहे हो ना? देखो, कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो। मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी, क्योंकि खुद को साबित करने का एक ही मौका होता है और मैं चाहती हूँ कि तुम सारे बच्चे टॉप करो, मेरी क्लास बेस्ट हो। माया, तुम इतनी आसानी से कैसे भूल जाती हो कि मैं भी इसी क्लास में हूँ और मेरे बच्चे भी टॉपर हैं। एक एक चीज खुलकर पढ़ा रखी है मैंने। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनो। अभी हम दोनों टीचर अब दोनों क्लास से ओरल टेस्ट लेंगी। जिसकी टीम ने ज्यादा अच्छा आंसर दिया वो क्लास आज की विनर होगी। यस मैम। पहले मैं बच्चों से पूछूंगी, तो बताओ गो का अपोजिट क्या होता है? मैम कम होता है। वेरी गुड। दीपावली कौन से महीने में आती है? मैम कार्तिक मास में, कभी अक्टूबर तो कभी नवंबर। देखा, मेरे बच्चे ने कितने अच्छे तरीके से आंसर दिया है। मैं पूछती हूँ, ये बताओ वॉवेल में वर्ड्स कितने और कौन से होते हैं? मैम 5 होते हैं। यस मैम, मैं बताती हूँ। AIOUE होते हैं। शाबाश, दोनों बच्चों के बराबर स्कोर है। वेरी गुड बच्चे, सब बच्चे इसी तरह तैयारी करना। कुछ देर बाद लंच ब्रेक में गोरे और काले बच्चे खेल के मैदान में लड़ने लगते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे काला बोलने की, जबकि तू काली है? हाँ, मैं हूँ काली। तेरा क्या जा रहा है? तू तो नहीं है ना? तू तो सफेद चमड़ी लेकर पैदा हुई है ना? हाँ, सफेद चमड़ी लेकर पैदा हुई हूँ। तेरे मम्मी पापा काले, तभी तू भी काली। तूने मेरे मम्मी पापा को काला बोला? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? ये कहते ही काली स्टूडेंट मोनिशा को गुस्सा आ जाता है और वो धक्का दे देती है। तभी शिवांगी भी उसके बाल पकड़कर नोचने लगती है और दोनों बच्चों में लड़ाई होने लगती है। तभी उन दोनों की टीचर्स आकर उन्हें छुड़ाती हैं। शिवांगी, ये क्या मैनर्स है? स्कूल में कोई ऐसा करता है? इन काले बच्चों को देखकर कहीं तुम बिगड़ तो नहीं रही हो? ये बार बार काले बच्चे की क्या रट लगा रखी है? तुम्हारे बच्चे जैसे कि बड़ा। बकवास बंद करो। मेरे बच्चों के आगे तुम्हारे स्टूडेंट पानी गम चाय है, काली चाय। हाँ, देख लिए तुम्हारे दूध जैसे बच्चे भी। काले गोरे में क्या रखा है? कंपटीशन करना है तो ऐसे कर लो। अगले सेमेस्टर बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं। जिसकी क्लास ने टॉप किया ना, उसे स्कूल का हेड गर्ल या बॉय बना दिया जाएगा। मंजूर? हाँ है मंजूर। अगले हफ्ते भूतिया बच्चों का सेमेस्टर एग्जाम होता है, जहां दोनों चुड़ैलें भूतिया बच्चों के इर्द गिर्द राउंड मार रही थी। तभी माया कहती है, बच्चों, अच्छे से एग्जाम देना, मेरी नाक न कट जाए। और मुझे पूरा भरोसा है तुम सबने बहुत मेहनत जो की है। मैं चाहती हूँ कि तुम ही हमारी क्लास से स्कूल के हेड बनो। वहीं काया चुड़ैल भी अपने गोरे बच्चों को मोटिवेट करती है। बच्चों, अच्छे से जबरदस्त एग्जाम लिखना, ताकि तुम्हारी लिखाई के आगे काले बच्चों की लिखाई फीकी पड़ जाए। ये कहते ही 6 दिन में बच्चों के 6 सब्जेक्ट के एग्जाम खत्म हो जाते हैं और 2 हफ्ते बाद रिजल्ट आता। तभी भूतिया प्रिंसिपल अनाउंस करते हुए कहती है, बच्चों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम सबने काफी अच्छे से एग्जाम दिया और मुझे अपने स्कूल की भूतिया हेड गर्ल भी मिल चुकी है। जानना चाहोगे कि वो कौन है? यस मैम। यस प्रिंसिपल मैम। भूतिया स्कूल की भूतिया हेड गर्ल है मोनिशा। इसके सारे सब्जेक्ट में 99.9% मार्क्स आए हैं। अरे वाह, मेरे काले स्टूडेंट ने तो कमाल कर दिया। जा मोनिशा बेटा, प्रिंसिपल मैम बुला रही है। यस मैम। और उसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी सेक्शन बी क्लास के काया चुड़ैल के गोरे स्टूडेंट से राहुल। उसने भी सारे सब्जेक्ट में 99.8% से हर सब्जेक्ट में टॉप किया है।
और इस स्कूल के हेड गर्ल और हेड बॉय को चुन लिया गया है। दोनों बच्चे स्टेज पर आ जाओ। भूतिया प्रिंसिपल दोनों बच्चों को मेडल पहनाती है और हेड गर्ल और हेड बॉय का बैच लगा देती है। तभी काया कहती, आखिर मेरी मेहनत भी रंग लाई। काया माया, तुम दोनों भी स्टेज पर आ जाओ। देखो तुम दोनों भी दोस्ती कर लो, क्योंकि जितना अच्छा तुम दोनों पढ़ाती हो उतने ही अच्छे तुम्हारे स्टूडेंट भी हैं जो मेहनत करते हैं। काले गोरे में कुछ नहीं रखा, इसका भेदभाव खत्म कर दो। हाँ मैम, आप बिल्कुल ठीक कहती हो। आज से काया और हम दोनों फ्रेंड हैं। हाँ माया, मैं भी। इस तरह सब ठीक हो जाता है और भूतिया बच्चे भी आपस में दोस्ती करके खुशी खुशी पढ़ते हैं। अनीता पेड़ पर चढ़कर जामुन खा रही थी कि थोड़ी ही दूर पर दो बुढ़े आदमी बातें कर रहे थे। तभी अनीता के दिमाग में कोई मस्ती सूझती है। ऊपर से ऐसे लग रहे हैं जैसे दो अंडे उबल रहे हो। अभी इनकी टांट पर दो जामुन फेंक कर मारती हूँ। ये बोलते ही अनीता उन बुढ़ों के टकले पर दो दो जामुन फेंक कर मारती है। तभी वो दोनों बुढ़े अपना सर पकड़कर बोलते हैं, अरे कौन है? ये जामुन कैसे आया? मेरी चांद पर किसने मारा? अरे राम रे, मेरी चांद पर भी किसी ने दो जामुन फेंक कर मारे। कैसे पागलों की तरह दोनों बुढ़े टुकुर टुकुर आसपास देख रहे, पर उन्हें क्या पता अनीता नाम की चिड़िया ऊपर से ही इन्हें फिर से जामुन मारने वाली है। ये गया। ये बोलकर अनीता फिर से उन दोनों के सर पर जामुन फेंक कर मारती है कि वो दोनों देख लेते हैं। अरे राम रे, अरे कौन है जो जामुन मार रहा है? अच्छा तो तू है अनीता की बच्ची। रुक जा छोरी, अभी तुझे बताता हूँ। जब दो छड़ी पड़ेंगी अकल ठिकाने आ जाएगी। अच्छा, आप दोनों की बस की नहीं है मुझे पकड़ना। पहले मेरे पीछे भाग तो लो। बड़े आए मुझे पकड़ने वाले। मैं तो चली नटखट अनीता। ये कहते अनीता भाग जाती है और रसोई की खिड़की से घुसकर रसोई में आकर अपने कपड़े ठीक कर लेती है और जामुन को छुपा देती है। इतने में सास वंदना की आवाज आती है, अरे ओ बहुरिया, तेरी रोटी सब्जी बनी कि नहीं? बन गई माँ जी, आपके लिए खाना लगा दूं? बड़ी देर कर दी, चल आजा साथ में खाना खाएंगे। जी माँ जी। दोनों सास बहू खाना खाने बैठते हैं कि इतने में दरवाजे पर रमेश और मुकेश आवाज लगाते हैं, अरे ओ वंदना, वंदना बहन जी तनिक बाहर आइए, अपने बहू के कर्म को संभालिए। देख लीजिए, समझा लीजिए अपनी बहू को। बहू ये क्या है? अब दरवाजे पर फिर कोई तेरी शिकायत की दस्तक लेकर आया? क्या कांड करके आई है, बता दे मुझे पहले ही। कुछ नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो खाना ही बना रही थी। तू कुछ ना करे इसकी उम्मीद तो मैं तुझसे कर ही नहीं सकती, मुझे ही जाना पड़ेगा बाहर। तभी खाना छोड़कर वंदना और उसके पीछे पीछे छुपकर अनीता जाती है और कहती है, बताइए क्या कर दिया मेरी बहू ने? हमारी जुबान थक जाएगी, लेकिन आपके बहू के कांड करने की गिनतियां कम नहीं होंगी। अभी 2 दिन पहले ही हम आपके दरवाजे पर आए थे कि आज उसने फिर हमें बुला लिया। पता भी है हम दोनों चुपचाप बैठे थे और पेड़ पर से जामुन फेंक फेंक कर हमारी सूनी चांद को तोड़ रही थी। और नहीं तो क्या, अरे सिर पर बाल होते तो इतना दर्द नहीं होता, लेकिन यहाँ तो 2 दर्द हैं। एक आपकी बहू ने जो जामुन मारा, दूसरा किस चांद पर एक भी बाल नहीं है। अब आपके सर पर एक भी बाल नहीं है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते ना अंकल जी। शर्म कर बहू, तू फिर बोली, हंसना बंद कर। देखो देखो कैसे आपकी बहू आपके सामने ही हमारे ऊपर हंस रही है। अरे थोड़ा तो इसे कंट्रोल में करिए, पूरे गांव वालों को इसने परेशान कर रखा है। अरे ऐसी नटखट बहू ही आपको अपने बेटे से ब्याने की क्या जरूरत थी? भाई साहब माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं इसके कान पकड़कर इसे समझाऊंगी। तभी वंदना की बात समझकर वह चले जाते हैं। बहू तू सुधरेगी या नहीं, बता दे मुझे। माँ जी मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो बस जामुन खा रही थी। पेड़ पर चढ़कर? अरे तुझे शर्म नहीं आती बहू जो पेड़ पर चढ़ जाती है? तो कोई कुंवारा लड़का थोड़ी है, थोड़ी तो इज्जत रख बहू, इतना भी नटखट होना ठीक नहीं है। माँ जी बोर मत कीजिए, अब मैं जामुन खाने जा रही हूँ, बाय।
ऐसा बोलकर अनीता अपने जामुन खाने चली जाती है। ऐसे ही जब वह कुएं से पानी भरकर ला रही थी तो फिर से उसके दिमाग में मस्ती सूझती है और वह मटका साइड में रखकर साथ वाली दुकान से पेन और पेपर मांगती है और लिखती है, सुनिए सुनिए, जिसको भी पैसे चाहिए वो मेरे पास आकर शाम को 5 बजे पैसे ले ले। अरे वाह, कलाकारी का तो कोई जवाब ही नहीं। इससे तो हरिया चाचा का बहुत अच्छा मजाक उड़ेगा। बहुत पैसे वाले समझते हैं ना खुद को। भैया ये लो आपका पेन पेपर, शुक्रिया। ये बोलते ही अनीता उस पेपर के पीछे अपना थूक लगाकर हरिया चाचा के पीठ पर चुपके से चिपका देती है और वह साइकिल पर बैठकर अपने घर चला जाता है। आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं तो कुछ उसे पढ़कर खुश होते हैं। शाम को जब हरिया अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर आता है तो आधे गांव वालों की भीड़ उसके घर के आगे थी और वह बोलता है, अरे क्या बात है, आप सब लोग मेरे घर के आगे क्यों खड़े हैं? क्या हुआ? हाँ भाई, पैसे दो ना, तुम शाम को पैसे देने वाले थे, इसलिए तो हम सारे लोग यहाँ आए हैं। अरे पगला गए हो क्या? हमने कब बोला, कब किया वादा कि हम पैसे देंगे? देखो हरिया, हमसे झूठ नहीं बोलबो। वो तुम अपने पीठ पीछे एक कागज पर लिखा कर घूम रहे थे कि जरूरतमंद आकर हमसे शाम को पैसे ले जाए। ये बात सुनकर हरिया अपने पीठ पीछे वह पर्चा निकालता है और देखकर कहता है, अरे ई सबू अनीता बहुरिया की वजह से हुआ है। तुम सब जानत नहीं हो का, वो गांव की सबसे नटखट बहू है, उसी ने हमरे साथ ये किया है जानबूझ कर बा। उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। अरे लो, सारा काम खराब कर दिया उस नटखट बहू को, तो हम छोड़ेंगे नहीं। अरे मैं तो सच मान बैठा था कि आज हम पर पैसों की भारी वर्षा होने वाली है, पर ये सब तो एक ख्वाब रह गए। चलो चलो सब अपने घर चलते हैं। ये तमाशा देखकर हरिया बौखला जाता है और वंदना के दरवाजे पहुंचकर उसे खूब खरी खोटी सुनाकर चला जाता है। तभी वंदना अपनी बहू का कान पकड़कर उसे अंदर लाकर बोलती है, अरे बहू, तू और कितनी बार मेरी गर्दन नीचे झुकवाएगी? अरे अब तो अपना नटखट पने जैसी हरकतें छोड़ दे। तू कोई कृष्ण भगवान नहीं है जो तेरी हरकतों को देखकर सब भूल जाएंगे। माँ जी छोड़िए ना, मुझे दर्द हो रहा है, कान पर बहुत तेज मरोड़ दिया आपने। हाँ, तुझे पता तो लगना चाहिए कि तूने क्या किया है। गांव वाले तेरे नटखट पने से हरिया चाचा के दरवाजे पर खड़े थे। माँ जी आपने देखा नहीं, उसने पिछली बार आपको पैसों का घमंड दिखाया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। अरे बहू, रात गई बात गई। तभी उसका पति विपिन आ जाता है और वह बोलता है, माँ अब तो छोड़ दो मेरी पत्नी को। तुझे बड़ा दर्द हो रहा है, छोड़ दिया। अनीता बहुत भूख लग रही है, खाना लगा दो ना। अभी लाई। ये बोलते ही अनीता रसोई से खाना लाकर परोस देती है। जब सब खाना खा रहे होते हैं तो वह चुपके से नकली छिपकली टेबल पर डाल देती है। तभी वंदना धोती पकड़कर सोफे पर चढ़ जाती है और विपिन कुर्सी पर खड़ा हो जाता है। बहू बहू, छिपकली छिपकली हटा दे बहू, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मुझ पर चढ़ ना जाए। माँ, छिपकली, मम्मी। अरे विपिन, माँ जी आप दोनों कितने डरपोक हो। नकली छिपकली से डर गए और ये छिपकली नहीं छिपकली होता है, देखिए। अरे अरे फेंक उसे। अच्छा तो ये तेरा किया धरा है। बहू तू बाज नहीं आने वाली है ना, न गांव के लोगों को छोड़ेगी ना हमें। हाँ माँ जी, वो क्या है ना, मैं थोड़ा बोर हो रही थी इसलिए मैंने आप लोगों को डरा दिया। आप तो जानते हो मैं कितनी नटखट बहू हूँ आपकी। ऐसे ही वक्त बीतता है और अनीता का नटखट करना बंद नहीं होता। वह किसी न किसी को अक्सर परेशान किया करती थी, घर में तो कभी गांव में। ऐसे ही एक दिन गांव में जागरण हो रहा था। जब प्रसाद बांट रहा था तो अनीता खीर में छिपकली को गिरते हुए देख लेती है, जिससे वह पूरी खीर जहरीली बन गई थी। वह प्रसाद कुछ लोगों में बट चुका था। तभी चिल्ला चिल्ला कर अनीता उन सब को प्रसाद खाने से मना करती है और गिरा देती है। अरे प्लीज कोई भी प्रसाद को मत खाना, फेंक दीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। क्या कह रही है, तूने प्रसाद क्यों फेंक दिया? हाँ, क्यों फेंक दिया? तभी अनीता उस खीर का बड़ा भगोना जमीन पर पलट देती है, जिसमें वह मरी हुई छिपकली सबके सामने आ जाती है। अब आप लोगों को समझ आया कि मैं आपको क्यों मना करी थी। ये सब खाकर आपकी जान भी जा सकती थी। शुक्रिया अनीता, तूने तो हम सबको बचा लिया, वरना हमारा क्या होता इस जहरीली खीर को खाकर। हाँ, शुक्रिया बेटा। तू चाहे कितनी भी नटखट हो, लेकिन समझदार भी बहुत है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे ये दिन भी देखने को नसीब हुआ है कि ये सभी लोग मेरी बहू की तारीफ कर रहे हैं, जो मेरी बहू से कभी परेशान थे।
इस तरह गांव वाले अनीता का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर से अनीता सबको परेशान करने लगती है।